हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सबका मैथ दर्शन यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो लेक्चर में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सब हमसे जल्द से जल्द जुड़ जाएं ताकि हम लोग सिलसिला को आगे कंटिन्यू कर सकें। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, परसेंटेज में 33 तक क्वेश्चन हो चुका था। 33 नंबर क्वेश्चन हमने लास्ट में जाते जाते बताया था। 33 के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं और सेशन को लाइक कर दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपका सेशन होने वाला है और खुशी की बात ये है कि आप सबका एग्ज़ाम संभवतः बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका NTPC जो बाकी 6 फेज तक आपका एग्ज़ाम हो गया था, 7th फेज का जो एग्ज़ाम बचा था उसका जुलाई में एग्ज़ाम होने का डेट अनाउंस हो गया है। तो ऐसा आशा है, ऐसा विश्वास है कि जैसे ही आपका NTPC के 7th फेज का एग्ज़ाम खत्म होता है उसके तुरंत बाद हो सकता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी में एकदम जम के लग जाइए, जोश के साथ लग जाइए और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय को मैनेज करना, समय को मेंटेन करना, समय को मतलब कि सही तरीके से यूज करना वो तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट को सीख पाइएगा, समय मैनेजमेंट को आप अच्छे से कर पाइएगा। तो आपके लिए इस प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। तो चलिए आज के जोरदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से हम लोग आगे सिलसिला बढ़ाने वाले हैं। 33 तक हमने देख लिया था, 33 नंबर के आगे कंटिन्यू हम लोग 34 नंबर सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन और जो हमारा परसेंटेज का सीरीज चल रहा है यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर ये 34 है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा। सवाल में कह रहा है कि अरुण किया है, बाला किया है कि 150% है, चंदू किया है, अरुण किया है कि 120% है। अरुण, बाला और चंदू की कुल आय इतने, तो चंदू की आय बताइए। देखिए 3 लोग हैं। कौन कौन है भाई? अरुण है, उसके बाद से बाला है और एक और आदमी है चंदू है। इसमें कह रहा है कि अरुण की आय बाला की आय की 150% है। अरुण जो है बाला का 150% है। 150% का मतलब ये हो गया कि अगर ये 100 होगा तो ये 150 हो जाएगा। बात क्लियर? दोनों का अगर हम रेशियो बनाए तो ये 150 और ये कितना होगा 100, क्योंकि 100 का ही तो 150% आपका 150 आएगा। फिर कह रहा है कि चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। देखो चंदू की जो आय है वो अरुण की आय की 120% है। अगर हम अरुण की आय को 100 मानते हैं तो चंदू की आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। बात क्लियर? हमने अरुण की आय को 100 मान लिया तो चंदू की आय अरुण की आय की 120% है तो 120 हो जाएगा। आप इसको काट के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इसे काटेंगे, क्योंकि ये और ये रिलेटेड है, तो अगर आप इन दोनों को काटेंगे तो 50 गुना 100 और ये 50 × 150, इन दोनों को काटेंगे तो ये 20 बचे और ये 20 छक्के, तो हमारे पास रेशियो हो गया 3-2 का और यहाँ पे 5-6 का। अब देखो रेशियो को हम लोग मर्ज कर रहे हैं, रेशियो को यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं ताकि आगे हम कैलकुलेशन को कर पाएं। तो जब भी हम लोग रेशियो को मर्ज करते हैं तो उसमें ध्यान का देना होता है। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि जो कॉमन टर्म है उसका वैल्यू बराबर हो जाए। तो दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? तो अरुण। दोनों आप रेशियो दिख रहे हैं, दोनों रेशियो का मतलब क्या है कि अरुण का एक बार रिलेशन बाला से है, अरुण का रिलेशन एक बार चंदू से है, तो उसमें कॉमन टर्म क्या हो रहा है? अरुण। तो अरुण का जो दोनों रेशियो में वैल्यू आ रहा है वो बराबर होना चाहिए, उसको आपको बराबर कर देना है। बात क्लियर? तो अरुण का यहाँ पे 3 है इस ऊपर वाले रेशियो में, जबकि अरुण का नीचे वाले रेशियो में कितना है? 5 है। बैलेंस करने के लिए हम करते क्या है कि उल्टा गुणा कर देते हैं। ऊपर वाले में किससे गुणा कर देंगे? 5 से, और नीचे वाले में किससे गुणा कर देंगे? तो 3 से। क्लियर? तो अगर आप ये 5 से इंटू कीजिएगा, देखो यहां से तो 5 से 15 हो जाएगा, यहां पे 5 से इंटू करेंगे तो 10 हो गया। तो 5 से ऊपर हमने इंटू कर दिया। अब नीचे वाले सेक्शन में आते हैं तो 3 में 5 से इंटू करेंगे 15, जो किसकी आय है? अरुण का, जो हमने ऑलरेडी लिख दिया।
3 में 6 से करेंगे 18 आएगा, जो किसका होगा, चंदू का। तो यहाँ पे चंदू का हो गया। तो ये अरुण का 15, बाला का 10 और चंदू का ये 18 हो गया। क्लियर। अब कह रहा है कि तीनों की कुल आय 86,000 है, तो चंदू की आय बताइए। देखिए हम लोग हिस्सा कैसे निकालते हैं, जब भी आपको हिस्सा निकालना हो तो टोटल आय, टोटल वैल्यू जो कुछ भी दिया है उसको पकड़ लीजिए। तो तीनों की टोटल आय दिया हुआ है सवाल के हिसाब से 86,000। चंदू का पूछा है, जिसका पूछेगा उसको आप ऊपर रखिएगा, उसको आप अंश बना दीजिएगा, उसको आप न्यूमरेटर बना दीजिएगा। तो चंदू का पूछा है तो उससे आप अंश बना दीजिए। क्लियर। और हर में क्या करना है कि जितने हैं सबको, रेशियो का जितने भी टर्म है सबको जोड़ के हम लोग हर में डाल देंगे। तो ये रेशियो है, रेशियो कंप्लीट, इसके सभी टर्म्स को ऐड करके हर में डाल दीजिए। तो 15 और 10 25 हो गया, 25 में 18 को ऐड करेंगे, ये आएगा 43। और इस प्रकार से किसका निकलेगा, तो चंदू का निकल जाएगा। 43 दूने होता है 86, यानी कि 2012 में, और 18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36,000 रुपया किसका निकलेगा, चंदू का। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या बनेगा, ए। क्लियर। तो ये आपका 34 नंबर सवाल था। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 35 में करें कि सुनैना किसी कंपनी, सॉरी 35 में ये नहीं है, 35 में करें कि सोमनाथ की वार्षिक आय 24,000 नहीं, ये 24 लाख है। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है। प्रत्येक माह वो अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI में व्यय होता है, परसेंटेज निकाल देना है। जो वाहन के EMI में वो व्यय करता है उसका परसेंटेज आपको निकाल देना है। क्लियर। प्रत्येक माह का। तो देखो ये आय जो दिया है वो मासिक नहीं है, वार्षिक है। तो जो इनकम है उसको अगर आप मासिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो सवाल यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आप देखें तो टोटल ये 24 लाख रुपया कमाता है एक साल में। एक साल का मतलब हो गया 12 माह में। तो एक माह का अगर आप उसका इनकम निकालिएगा, ये क्या है, तो ये हो गया उसका मासिक आय। निकालिएगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 लाख रुपया आएगा। 2 लाख रुपया आ गया। तो उसका मासिक आय कितना आ गया, तो मासिक आय आपने निकाल दिया कि 2 लाख रुपया। क्लियर। और मासिक आय का 40,000 रुपया वो EMI के रूप में पे करता है। EMI, और किसका EMI, तो गाड़ी का, वाहन का। तो आपसे पूछा है कि उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI में व्यय होता है, परसेंटेज निकालना है। तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो व्यय का परसेंटेज निकालना है, व्यय 40,000 है और ये 40,000 किस में से व्यय करता है, तो जितना वो इनकम किया होगा उसी में से। इनकम कितना है, 2 लाख रुपया। तो 2 लाख आपका कहां हो जाएगा, नीचे, इंटू ये 100 हो गया। क्लियर। अब इसे आप डिवाइड करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 एकम में 4 पछे और ये 5 से 20 बार में, यानी कि 20% आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 20%। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या बन गया, आंसर बन गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ये 35। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये 35 था। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 36 नंबर। औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में जाता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय बताइए। एकदम आसान सवाल है। घर पर वो कितनी खर्च करती है, सवाल अगर आप देखें तो घर पे खर्च करती है 40,000 रुपया एक माह में। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो 40% घर के खर्च में उपयोग होता है। परसेंटेज के हिसाब से अगर आप चलें तो 40% वो घर के खर्च में खर्च करती है और रुपया में कितना खर्च करिए, 40,000।
तो जो बात ये कह रहा है, मतलब जो चीज इससे पता चल रहा है वही बात यहां पर इससे पता चल रहा है, तो दोनों एक ही चीज को या फिर दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग दोनों का आपस में बराबर कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि आप उसकी वार्षिक आय बताइए, तो वार्षिक आप कैसे निकालिएगा, तो पहले आपको मासिक आय निकालना पड़ेगा। तो मासिक आय किसी व्यक्ति का कितना होता है 100%, 100% पे आप निकालेंगे तो ये 40,000 बटा 40 गुणे क्या हो गया 100, डिवाइड कीजिएगा तो ये 1000 बार में कटेगा, इंटू करेंगे तो 1000 पे 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया उसका क्या हो गया, तो ये उसका मासिक आय है, मासिक आय हो गया। क्लियर। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तो वार्षिक आय, तो मासिक आय में अगर आप 12 से इंटू करेंगे तो वार्षिक आय आ जाएगा। वार्षिक आय निकालना हो तो ये 1 लाख में आप सीधे किससे गुणा कर दीजिए 12 से, कितना आ जाएगा 12 लाख, कितना होगा 12 लाख रुपया होगा। और 12 लाख की बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये 36 है और 36 का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके आप इस चीज को पूछ भी सकते हैं कि ये चीज कैसे हो गया। ठीक है, चलिए इस चीज को हम मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। बाकी आपके जो मित्र हैं जिनका भी एग्जाम है उन तक की वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। अब ऐसा नहीं कि आप केवल अपने बेनिफिट के बारे में ही सोचें, दूसरे का भी थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। तो आप अगर संभव हो तो इस वीडियो को उन दोस्तों के पास भी पहुंचा दें जिनका एग्जाम से। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है सेशन के रिगार्डिंग, अगर आप कहीं पे संदेह है या फिर कहीं पे आप फंस जा रहे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम लोग 36 तक पहुंच चुके हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में क्या कर रहा है, 37 में कह रहा है कि सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपया है, हर महीने वो 30,000 की EMI देती है, उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 35 देखा था, बिल्कुल वैसे ही है ये आपका 37। पहले हम क्या निकालेंगे, मासिक आय। तो देखिए वार्षिक जो इनकम है वो 15 लाख रुपया है। ठीक है, अगर आप मासिक निकालेंगे तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। 12 से अगर आप डिवाइड करते हैं देखिए कटेगा ये 12 एकम 3 जीरो, तो 12 गुना के 24 और ये 12 बचे 60, यानी कि 1,25,000। 1 लाख कितना हो गया 25,000 रुपया उसका हो गया मासिक। ये हमने क्या निकाला है, तो ये हमने निकाला है मासिक, ये हमने उसका मासिक आय निकाल दिया है। क्लियर। और EMI के रूप में वो पे करती है कितना 30,000। आपसे मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI देती है ये पूछा है। तो EMI कितना परसेंट है 1,25,000 का, ये आपको निकाल देना है। तो 30,000 ऊपर हो गया, 1,25,000 नीचे, इनटू क्या हो गया 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, इसके बाद से 5 से 6 बार में, 5 से 25 बार में और 25 से 4 बार में, इनटू कीजिएगा कितना आएगा 24% आएगा। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये ए, कौन सा ऑप्शन होगा ए, आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। इसमें कह रहा है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और वह उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव में व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा व्यय होता है, व्यय मतलब खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है। देखिए
कह रहा है कि सुनैना नाम का कोई व्यक्ति है, कोई लड़की है या फिर कोई महिला है जिसके पास 2 गाड़ी है। नई वाली गाड़ी की मेंटेनेंस पर 5% खर्च हो रहा है और जो पुरानी वाली गाड़ी है उस पर नई वाली गाड़ी की अपेक्षा 2% ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नई गाड़ी पर 5% और पुरानी वाली पर उससे 2% ज़्यादा, तो पुरानी वाली पर हो जाएगा टोटल 7%, नई वाली भी 5%। तो टोटल व्यय अगर हम देखें तो 7 और ये 5 कितना हो गया, 12% हो गया। यानी कि जितना वो कमा रही है उसका 12% वो दोनों गाड़ियों पर टोटल मिलाकर खर्च कर रही है। 3 लाख रुपया उसका वार्षिक आय, 3 लाख रुपया वार्षिक आय है। आपसे पूछा कि दोनों गाड़ियों के रखरखाव पर कुल वार्षिक व्यय कितना है, तो देखो यहां पे 3 लाख रुपया उसका वार्षिक आय है, ठीक है। तो इसका 12% वो रख रखाव पे खर्च कर रही है, तो 12% आप निकाल दो, काटेंगे 0 से 0 कट गया, तो 12 3 कितना हो गया 36 पे 3 0 यानी कि 36,000 रुपया। 36,000 की हम बात करें तो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। ये था 38 नंबर सवाल, ऑप्शन बी नंबर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग चल रहे हैं। 39 में क्या कर रहा है, प्रत्येक माह कृतिका अपने आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वो प्रत्येक माह 63 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। देखो भाई यहाँ पे एकदम आसान सा सवाल है। अगर हम मासिक आय आपसे पूछा है, अगर हम मान के चलते हैं कि उसकी मासिक आय टोटल जो है 100 रुपया है, तो किसी व्यक्ति का जो इनकम होता है उसके लिए 100% होता है। तो क्वेश्चन में आपसे दिया है कि वो प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है। ये जो 6300 रुपये दिखाई दे रहा है ये उसका बचत है। क्लियर। खर्च किस रूप में कर रही है, तो मासिक इनकम का 30% घर के किराए पर और जो बाकी बच गया उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर रही है। तो 30% तो निकल गया, एक्स का 30% वो घर का रेंट पे कर रही है, तो एक्स का 70% रेंट पे करने के बाद उसके पास बचा, रेंट पे करने के बाद उसके पास शेष कितना रह गया, इतना रह गया। अब देखो जितना रहेगा फिर से वो 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं कि 70% है, फिर से जितना बच्चा है वो टोटल 100% है, पूरा कितना हो गया 100% हो गया। अब जितना बचा उसका 60% फिर से वो व्यय कर देती है। ये 100% है, 60% फिर निकल गया, कितना बचेगा 40%। 60% व्यय करने के बाद से उसके पास इतना 40% बच गया। ये उसके पास अगर हम देखें तो टोटल बचत है और उसकी बचत कितनी है 300। ये भी बचत आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसको केवल सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 0 से आप 2 0 काट सकते हैं, फिर जो है यहां से 7 से काटिएगा तो ये 900 बार में कट जाएगा। क्लियर। और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो यहां से आप देखें तो x का मान आप निकालते हैं तो 25 गुणे क्या होगा 900 और 25 नवा क्या होता है 225। 225 पे 2 0 आ गया, यानी कि 22,500 रुपया x का मान है और x क्या है तो उसकी मासिक इनकम है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी मासिक इनकम 22,500 रुपया है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी में 22,500 रुपये दिखाई दे रहा है, अर्थात इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ऑप्शन नंबर ये सी हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर ये 39। अब आज हम लोग आ चुके हैं 40 पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे आ चुके हैं। 40 में क्या कर रहा है, 40 में कह रहा है कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्तरां एवं मॉल जाने पे खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चे पर व्यय होता है और 10% की बचत करती है। यदि उस मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपया है तो उसकी आय कितनी है। ठीक है, उसकी आय कितनी है ये आपसे पूछा हुआ है। अब देखो इसमें इस सवाल में जो शेष शब्द दिखाई दे रहा है, शेष शब्द जो दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे गलती से मतलब कि प्रिंट हो गया है, यहाँ पे शेष शब्द नहीं रहेगा। ठीक है, शेष शब्द को ध्यान में रखते हुए अगर आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। तो आप शेष शब्द को यहाँ से
समझिए कि यहाँ पे नहीं है, या फिर इसको इग्नोर करके चलना है। क्लियर? अगर शेष शब्द न रहें तो सवाल ये हो जाएगा कि 10% खरीदारी और रेस्तरां मॉल जाने पे खर्च होता है, 80% उसके घरेलू खर्चों पे व्यय होता है और 10% की बचत करती है। तो टोटल 100 किसी व्यक्ति का 100% इनकम होता है, तो 80 या 10 90 और 10 कितना हो गया? 100% हो ही गया। क्लियर? तो 80% घरेलू खर्चों पे व्यय करती है। घरेलू खर्चों पे व्यय कितना हो रहा है? 80% हो रहा है, 80% हो रहा है। रुपया में देखें तो घरेलू खर्चों पे व्यय हो रहा है 48,000 रुपया। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% का मान 48,000 रुपया है। मासिक आय कितना है? क्लियर? मासिक आय आपसे पूछा हुआ है कितना है, तो मासिक आय टोटल कितना पे निकलेगा? 100 पे निकलेगा। 48,000 बट्टा में क्या होगा? 80 इंटू क्या हो गया? 100 काटेंगे तो ये 8 6 48, 600 बार में कटेगा। इंटू कीजिएगा तो 600 पे डबल जीरो और आ गया, यानी कि आपका 60,000 रुपया हो जाएगा। 60,000। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बनेगा। अगर हम इस सवाल को शेष शब्द को ध्यान में रखते हुए बनाएं, इस सवाल को शेष शब्द को ध्यान में रखते हुए बनाएं तो कैसे बनेगा? तो उस कंडीशन में हमको मानना पड़ेगा कि उसकी मासिक आय x है। उस कंडीशन में हम मासिक आय को क्या मान लेंगे? x रुपया। क्लियर? तो मासिक आय x रुपया हो गया। 100% अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। 10% वो रेस्तरां वगैरह पे खर्च करती है, तो उसके बाद से उसके पास बचेगा कितना परसेंट? 90%। अब जो बच गया उसका 80% घरेलू खर्चों पे व्यय करती है। ठीक है? 80% घरेलू खर्चों पे, जो बचा है उसका 80% घरेलू खर्चों पे व्यय करती हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घरेलू खर्चों पे उसका व्यय कितना है? 48,000। तो ये भी घरेलू खर्च पे व्यय है, ये भी घरेलू खर्च पे व्यय है, आपस में क्या हो गया? बराबर। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहां से कटेगा आपको, अच्छा यहां से आप काट सकते हैं 1 0 से 1 0, और 8 छक्के ये 600 बार में कट जाएगा। 8 छक्के 48 हो जाएगा। आप इसे काटेंगे तो ये 10 से 9 बार में, 10 से ये 10 बार में कट जाएगा। अब फिर से काटिएगा तो 3 से 3 बार में, 3 से ये 200 बार में कटेगा। अब आप आगे हल कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा। ठीक है? क्योंकि 3 यहाँ पर दिख रहा है, 3 से यहाँ पे कोई नंबर डिविजिबल है नहीं, और डेसिमल फॉर्म में जब आएगा तो आपके पास जो ऑप्शन है वो उसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो डेसिमल में हो। तो इसलिए यहाँ पे जो शेष शब्द दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो सोल्यूशन है वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि शेष शब्द यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया है। हो सकता है कि प्रिंट करते वक्त यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया है। शेष शब्द को हटाकर अब सवाल को देखते हैं और तब सॉल्व करते हैं, तो सवाल ऐसे बनेगा और वैसे कंडीशन में आंसर इतना आएगा जो कि ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ऐसा आपका इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। ठीक है? चलिए फिर इसको मिटा देते हैं ताकि फिर से हम लोग आगे बढ़ सके, आगे सवाल जो है उनको सॉल्व कर सके। क्लियर? तो आपका अगर कोई डाउट हो तो आप पे कमेंट करके डाउट पूछते रहिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा। चलिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 की अभी बात की थी।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपनी मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है। शेष 80% घरेलू काम में खर्चा होता है और 10% वेतन जो है बचाता है। ठीक है, यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 रुपये खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? क्लियर है? समझिए, ध्यान दीजिए। अगर हम सवाल में देखें तो 24,000 रुपया वह घर के काम पे खर्च कर रहा है। 24,000 रुपये घर के काम पे खर्च कर रहे हैं। परसेंटेज में देखें तो 80% घरेलू काम पे वो खर्च कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% का मान कितना है? 24,000। आपसे पूछा है उसकी वार्षिक आय, तो पहले मासिक आय निकालना पड़ेगा जो 100 पे निकलेगा। तो 24,000 के बट्टा में कितना आएगा? 80 इंटू क्या हो गया? 100। काटेंगे तो ये आपका कटेगा 312। क्लियर? और 300 में आप 100 से इंटू करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 30,000। 30,000 ये निकल गया मासिक। ये जो हमने निकाला है ये क्या है? तो उसका मासिक आय है। ठीक है, ये क्या है? उसका मासिक आय है। आपसे पूछा उसकी वार्षिक आय, तो इसमें जो है 30,000 में आप किससे गुणा करोगे? 12 से। तो 12 3 36 पे 4 जीरो, 36 पे 4 जीरो किस ऑप्शन में दिख रहा है? 36 पे कितना जीरो? 4 जीरो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। आसान सा सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 42 नंबर क्या कह रहा है? मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उससे अपने वेतन में 1,000 रुपये की वृद्धि होती है, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन क्या था? तो प्रारंभिक वेतन को हम क्या मान लिए? X। क्लियर? और प्रारंभिक वेतन का वो 33% यानी कि 33/100 वो खाने पे खर्च करता है। जितना वो कमाता है उसका 33% खाने पे खर्च करे। खाने पे खर्च हो गया, उसका वेतन बढ़ गया 1,000 रुपया, लेकिन उसने खाने पे खर्च नहीं बढ़ाया। खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया। क्लियर? वेतन उसका बढ़ गया 1,000 रुपया, लेकिन खाने पे खर्च नहीं बढ़ाया। इसका मतलब ये हो गया कि खाने पर पहले जितना खर्च था उसका आज भी खर्च उतना ही है। क्लियर? लेकिन उसका वेतन पहले X था, अब हो गया X प्लस कितना? 1,000 रुपया। क्लियर? और वर्तमान समय में जितना उसका वेतन है उसका वो 27% खा रहा है, खाने पे खर्च कर रहा है। तो वर्तमान समय में वेतन इतना हो गया, उसका 27% इतना आएगा। इतना उसका वर्तमान में खाने पे खर्च हो रहा है और इतना उसका पहले खर्च हो रहा था। पहले का खर्च उतना ही था जितना कि अब उसका खर्च हो रहा है। तो दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब इसको क्या सिंप्लीफाई करना है? सिंप्लीफाई करेंगे तो 27/100 आएगा। इधर 33 से घटाइएगा तो 6 बट्टा कितना होगा? 100। और इधर कितना हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, कितना आएगा? 27 पे 1 जीरो, मतलब 270 आ जाएगा। क्लियर? 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 50 बार में, 3 से कटेगा ये 90 बार में। तो आप देख सकते हैं कि X बराबर ही हो गया 90 गुणे 50, यानी कि टोटल 4500 रुपया। कितना हो गया? 4500 रुपया उसका प्रारंभिक वेतन होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग लास्ट में जाते जाते कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं और आप उन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको बनाना है 43 बनाना है। 43 के साथ साथ आपको बनाना है 44 नंबर, और आप जो है 45 भी बनाकर इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 क्वेश्चन आपको हमने दिया है, इनका आंसर हम लोग आप जो है कमेंट बॉक्स में बनाकर कमेंट करेंगे। और आप सबके लिए सूचना है कि आप सबकी अब जो क्लास है कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो अब जो है
आपको एकदम लग कर एकदम जो है डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग इरेगुलर हो गए थे, क्योंकि अभी आपका ग्रुप डी का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, इसलिए हमको लग रहा था कि भाई एग्जाम अभी कब होगा कब नहीं होगा, अभी हम पढ़ा भी देंगे तो बच्चे पढ़ के भूल जाएंगे। लेकिन चूंकि एनटीपीसी सेवेंथ फेज का जो है एग्जाम डेट आपका क्लियर हो गया है, तो आशा है विश्वास है कि जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो एग्जाम काफी नजदीक है, इसलिए हम लोग डेडिकेशन के साथ लगकर अब से जो है एकदम रेगुलर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा, रेगुलर कंटिन्यू आपको आना है और अपने दोस्तों तक वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करना है। ठीक है, समय आपका वही रहेगा 3 बजे, 3 बजे मतलब कि 3 बजे दोपहर को आपको डेली कंटिन्यू आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो आपको मिल क्या जाएगा, आपको हम आकर आपको जो है मतलब कि आपको पढ़ाएंगे। तो आपको अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, चलिए लाइक भी कर देना है, बाकी आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप हम तक पहुंचा दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे आपको एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है, चलिए ओके बाय।